हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है जाकिर हुसैन सहित 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है और कहा है कि ये गौरव का क्षण है। इसमें जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी के साथ साथ भारत के सबसे बड़े विजेता के तौर पर यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। भारत को भविष्य की आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखने वाली दुनिया ने रविवार को इसकी सॉफ्ट पावर यानी कि शक्ति को भी देख लिया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारत ने ग्रैमी अवार्ड का पंच लगा दिया। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया समेत 5 भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। हुसैन ने 3 ग्रैमी अवार्ड यानी कि पुरस्कार अपने नाम किए हैं, जबकि राकेश चौरसिया ने 2 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। गायक शंकर महादेवन, वालियन वादक गणेश राजगोपालन और ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम ने जो एक फ्यूज संगीत होता है, फ्यूजन संगीत, उसके वजह से ये पूरे अवार्ड जो जीते हैं। शिक्षा के लिए जो पुरस्कार है, कई पुरस्कार होते हैं, वैसे म्यूजिक के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और इसमें सभी ने एकेडमी को यानी ग्रैमी एकेडमी को धन्यवाद दिया है। जाकिर हुसैन ने कहा कि प्यार और संगीत के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एकेडमी को धन्यवाद, इन सभी महान संगीतकारों को धन्यवाद। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे राकेश चौरसिया ने एक पश्तो और एफजी स्पीक के लिए अमेरिका बेंजो वादक बेला फ्लेक और अमेरिकी एडगर मेयर के साथ 2 ग्रैमी अवार्ड उन्होंने भी इसमें जीते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार इन लोगों को यह पुरस्कार मिला है। प्रमुख ग्रैमी अवार्ड किसने किसने जीते हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है मिडनाइट्स को, जो है टेलर स्विफ्ट का। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, इस तरीके से आप ये पूरे देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में दिखेगा विपक्ष। प्रधानमंत्री ने बोला है कि अब की बार भाजपा 370 और एनडीए 400 के आंकड़े को करेगी पार और विपक्ष जो है वो दर्शक दीर्घा में दिखेगा, यानी कि उनकी इतनी भी संख्या नहीं होगी कि वो यहाँ बैठ पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से टारगेट किया कांग्रेस को। उन्होंने बोला कि लंबे समय तक वो यहाँ पर नहीं बैठ पाएंगे, यानी विपक्ष की कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाएंगे लगता है, और दर्शक दीर्घा में बैठना पड़ेगा। एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने, एक ही प्रोडक्ट मतलब राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने की कोशिश ने न सिर्फ कांग्रेस की दुकान पर ताला लगा दिया है, बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का जो अलाइनमेंट है उसको भी बिगाड़ दिया है। उन्होंने आगे बताया कि जो 17वीं लोकसभा का जो अंतिम सत्र था उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने लगभग 100 मिनट के अपने संबोधन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने और एक एक पाई वसूलने के संकल्प के साथ महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों के लिए पिछले 10 सालों में किए गए कार्यों का हिसाब भी दिया है। उन्होंने विपक्ष के ताजा हालात पर निशाना साधा और बोला कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है राहुल गांधी को। इसकी वजह से हुआ क्या कि कांग्रेस के बहुत ही महत्वपूर्ण कद्दावर नेता और जो अच्छे नेता थे वो आगे नहीं बढ़ पाए। इसके लिए परिवारवाद जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के हमलों का भी आंकड़ों के साथ जवाब दिया। मोदी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। सपरंग सरकार के 10 सालों से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय महंगाई दहाई अंकों में थी, और जबकि जब एनडीए सरकार आई है, यूक्रेन रूस युद्ध हुआ है, इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, कोरोना संकट रहा, इसके बावजूद भी महंगाई लगातार नियंत्रण में है। आगे उन्होंने बताया कि 10 सालों में ईपीएफओ में 18 करोड़ नए जो सदस्य जोड़े गए हैं वो भी एक उपलब्धि है, और साथ ही 8 करोड़ लोगों को ये जो मुद्रा लोन दिया गया है रोजगार शुरू करने के लिए, वो भी एक उपलब्धि बताया है उन्होंने। स्टार्टअप, डिजिटल इकोनॉमी, पर्यटन, उड्डयन क्षेत्र में जिस तरीके से आधारभूत संरचना बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरह से डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में 30 लाख करोड़ से अधिक की राशि पहुंच चुकी है। जो मीडिएटर होते थे, बिचवानी होते थे, उनकी वजह से जो सीधा लाभ नहीं मिल पाता था, उसकी कटौती हुई है। लोगों को सीधा सीधा लाभ मिल रहा है, कोई कमीशन नहीं देना पड़ रहा है। तो ये सब उपलब्धियां भी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की यहाँ पर गिनाई हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि मतपत्रों को विरूपित करता दिख रहा पीठासीन अधिकारी, यह लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुए थे, उसमें वीडियो को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हैरानी और नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी वीडियो में मतपत्रों के विरूपित यानी कि डिफेस करते दिख रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या माना जाएगा और इस तरह चुनाव कराए जाते हैं तो वो लोकतंत्र का मजाक होता है, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस तरह लोकतंत्र की हत्या करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने मेयर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर नोटिस जारी कर दी है। साथ ही पीठासीन अधिकारी को अगली सुनवाई यानी कि 19 फरवरी को पेश होने को बोला है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी को 12 के मुकाबले 16 मतों से हरा दिया है, जबकि टोटल 8 मतों को यहां पर पीठासीन अधिकारी द्वारा अवैध घोषित किया गया है। तो अवैध किस रूप में घोषित किया गया है ये क्लियर नहीं कर रहे हैं पीठासीन अधिकारी, इसीलिए उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर शायद एक पक्ष लेने का आरोप पीठासीन अधिकारी पर लगा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है कि पेपर लीक पर होगी 10 वर्ष की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। देखिए, परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल होने पर अब सख्त सजा मिलेगी। इसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल है। यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी शामिल पाई जाती है तो उससे उस परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा, साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ियों व पेपर लीक की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को इससे जुड़ा विधेयक द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 लोकसभा में पेश कर दिया है। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहले से ही चल रही चर्चा के चलते सोमवार को इस पर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन जो संकेत दिए गए हैं इसके तहत विधेयक मंगलवार को पारित कराया जा सकता है। इस विधेयक को लेकर चर्चा राष्ट्रपति की ओर से अपने अभिभाषण में परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नया कानून लाए जाने की जानकारी देने के बाद शुरू हुई है। नए कानून के दायरे में सभी सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है। इनमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे व बैंकिंग बोर्ड से लेकर जेईई, नेट, CUET, नेट जैसी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इसमें शामिल किया गया है। विधेयक के तहत पेपर लीक सहित परीक्षाओं से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच पुलिस आयुक्त, उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त के स्तर के अधिकारी ही करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि गंगा में प्रदूषण का स्तर तेजी से हो रहा है कम। गंगा में डॉल्फिनों की संख्या बढ़ रही है और प्रदूषण का स्तर तेजी से कम हो रहा है। यह दावा केंद्र सरकार ने नमामि गंगे अभियान की समीक्षा के बाद किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी कि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए चल रहे अभियान के सार्थक नतीजे सामने आ रहे हैं। गंगा में डॉल्फिनों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही प्रदूषण की निगरानी के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म प्रयाग की सफलता का भी दावा किया है और उसने रियल टाइम मॉनिटरिंग का प्रभावी सिस्टम बना लिया है। केंद्र ने प्रेजेंटेशन में बताया कि गंगा के प्रदूषण को आंकने के लिए जो 5 स्तर तय किए गए हैं उनके अनुसार अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का कोई भी हिस्सा सबसे गंभीर प्रदूषण की पहली 4 श्रेणियों में नहीं आता है। इसका मतलब है कि राज्यों में गंगा का प्रदूषण 5वीं श्रेणी का है, जो सबसे कम और गंभीर और स्वीकार्य सीमाओं के भीतर है। उत्तराखंड में हरिद्वार के सुल्तानपुर का स्ट्रेच अब साफ की श्रेणी में है। दूसरे अर्थों में केंद्र ने कहा कि गंगा के लगभग पूरे स्ट्रेच में धूमिल ऑक्सीजन का औसत स्वीकार करने लायक सीमाओं में है। नेक्स्ट न्यूज है कि सभापति ने आप नेता यानी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को शपथ लेने की नहीं दी अनुमति।
दिल्ली आबकारी घोटाले में जो जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें संजय सिंह जेल में बंद हैं, उसके बाद इन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो इनको शपथ लेना था, लेकिन सभापति ने रोक दिया और कहा कि संजय सिंह का मामला विशेषाधिकार समिति के पास है, इसलिए उन्हें शपथ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। संजय सिंह पिछले महीने दूसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। अदालत की विशेष अनुमति पर वे शपथ लेने पहुंचे थे। सूत्रों ने कहा कि संजय सिंह के शपथ ग्रहण को सदन के कामकाज में सूचीबद्ध नहीं किया गया था। 3 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को हिरासत में 5 फरवरी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने जेल अधिकारियों से आप नेता को सुबह 10 बजे तक संसद ले जाने का आदेश दिया था। संजय सिंह दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में 4 अक्टूबर 2023 से जेल में बंद हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मानहानि मामले में केजरीवाल को नहीं मिली राहत, निचली अदालत ने जारी सम्मन रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार। यूट्यूबर के वीडियो को रीट्वीट करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को रीट्वीट करने पर अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी के संस्थापक विकास सांकृत्यायन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कहा कि केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं और वह वीडियो को रीट्वीट करने के परिणामों को समझते हैं। अदालत ने कहा कि जब इंटरनेट मीडिया पर बड़े स्तर पर मौजूदगी रखने वाले एक मुख्यमंत्री सहित राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा रीट्वीट किया जाता है तो लोग उसको यानी कि सार्वजनिक समर्थन माना जाता है और इस पर बड़े पैमाने पर जनता विश्वास भी कर सकती है। अदालत ने कहा कि प्रतिष्ठा पर लगी चोट को सार्वजनिक स्मृति से मिटाना कठिन है और अगर उन्होंने किसी पर कोई आरोप लगाया जा रहा है उसको रीट्वीट किया है तो यानी कि उन्होंने उस बात को और प्रमुखता से आगे बढ़ा दिया है जिसपे ये केस वापस नहीं लिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एक न्यूज है कि विश्व पुस्तक मेले में साहित्य प्रेमी कर सकेंगे कश्मीर की यात्रा। बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा थीम पर आधारित 51वां विश्व पुस्तक मेला एक नहीं कई मायनों में खास है। मेले को हर आयु वर्ग में लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ नए प्रयोग भी देखने को मिलेंगे। मेले का उद्घाटन भी इस बार खास बनाने की तैयारी है। इसका आयोजन भी भारत मंडपम में होगा। मेले की एक बड़ी खासियत थीम मंडपम में कश्मीर की यात्रा रहेगी। इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के साथ मिलकर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की एक प्रदर्शनी लगाएगा जहां कश्मीर की कला, संस्कृति, रहन सहन, धर्म, कर्म एवं साहित्य से रूबरू हुआ जा सकेगा। और मेले की दूसरी खासियत है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की वह झांकी होगी जो पहले कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनी और फिर लाल किले में भारत पर्व में शामिल की गई थी। नेक्स्ट न्यूज है, जिन्होंने देश को लूटा उन्हें पाई पाई लौटानी होगी। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे विपक्षी नेताओं की एकता पर किया है प्रहार और प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश के करोड़ों परिवारों की आकांक्षाओं और उपलब्धियों को देख नहीं पा रही है और न ही देखने को तैयार है। कांग्रेस सभी विकास परियोजनाओं का विरोध करती है। वह रद्द करो की संस्कृति में फंस गई है। देश की उपलब्धियां और सफलताएं उसे हजम नहीं हो पा रही हैं। हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, यह मोदी की गारंटी है। 2014 में भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, हमने इसे 5वें पायदान तक पहुंचाया है। एनडीए का तीसरा कार्यकाल ऐसा होगा जिसमें बड़े फैसले होंगे और अगले 1000 वर्षों के लिए नींव रखी जाएगी। ब्रिटिश काल की दंड संहिता को खत्म करना विकसित भारत के सपने को और अहम कदम बनाता है। कांग्रेस शासन के दौरान विकास की धीमी गति का जो रिकॉर्ड रहा है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। देखिए, वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सत्र था उन्होंने पूरी जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था उन्होंने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर बोला और कांग्रेस को टारगेट किया कि वो किस तरीके से
एक तरीके से देश को लूटने में लगी हुई थी, और आज जो तरक्की देश कर रहा है शायद वो उसे नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि 2014 में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जिसे वर्तमान में यानी 2024 में 5वें पायदान पर पहुंचाया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, और जो इनका तीसरा कार्यकाल होगा उसमें उसे तीसरे पायदान पर, यानी भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, ऐसा वो बोल रहे हैं। प्रसाद योजना के तहत 27 नए स्थलों को किया जाएगा विकसित। तो केंद्र की जो प्रसाद योजना के तहत 27 स्थलों को विकसित करने के लिए चयनित किया गया है। इसके साथ ही स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकसित किए जाने के लिए 57 गंतव्यों की पहचान की गई है। यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में दिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2014-15 में शुरू की गई प्रसाद योजना का प्राथमिक उद्देश्य धार्मिक स्थलों व विरासत स्थलों पर पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास करना है, जिससे तीर्थ यात्रियों को समृद्ध अनुभव मिल सके। वहीं स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना है। उन्होंने बताया कि प्रसाद योजना के तहत 1631 करोड़ की 46 परियोजनाओं व स्वदेश दर्शन योजना के तहत 5294 मूल्य की 76 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। धर्मगुरुओं ने की पीएम मोदी की प्रशंसा, बोले उनके रहते हमें कोई डर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले धर्मगुरुओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एकता व सौहार्द का संदेश देते हुए धर्मगुरुओं ने कहा कि हम सभी भारतीय हैं और देश हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। धर्मगुरुओं ने नए संसद भवन का दौरा किया और आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए प्रार्थना की। नए संसद भवन का दौरा करने के बाद इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन की संस्थापक हिमानी सूद ने कहा कि हम 24 धर्मगुरुओं के दल को नई संसद ले गए और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम अहमद इल्यासी ने कहा कि पैगाम मोहम्मद है, पैगाम देश है। उन्होंने कहा कि यह कहानी बनाई जा रही है कि हमारा देश एक नहीं है और सभी धर्म साथ खड़े नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी धर्म एक साथ हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। रैलियों में बच्चों को जुटाने पर चुनाव आयोग सख्त, कहा इससे बचें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार और रैलियों में बच्चों की भीड़ जुटाने या फिर उन्हें चुनाव प्रचार में लगाए जाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही राजनीतिक दलों से इस तरह के कार्यों से दूर रहने को कहा है। आयोग ने इसे लेकर सभी निर्वाचन अधिकारियों से पैनी नजर रखने और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। चुनाव आयोग ने सोमवार को इस संबंध में जारी दिशा निर्देश में सभी राजनीतिक दलों से बच्चों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की सलाह दी है। यानी कि जो रैलियों में बच्चों को जुटाया जाता है, खाने का, जो गरीब बच्चे होते हैं खाने का प्रलोभन देकर, या फिर कभी कभी स्कूल के बच्चों को उसमें शामिल कर दिया जाता है, इसको लेकर चुनाव आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है और बोला है कि ऐसा करना जो एक तरीके से शोषण करना है, क्योंकि बच्चों की तो उम्र, उन्हें अभी समझ नहीं है कि चुनाव क्या होता है, तो इसलिए उसमें उनको शामिल न किया जाए। सीमा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है, यानी सभी देशों के साथ भारत मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन वो भारत की सीमा पर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। शाह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया है। शाह ने इसमें बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आंतरिक सुरक्षा का एक मजबूत नेटवर्क बनाने में सफल रहा है। मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 70 साल की कमियों को दूर करने का काम किया है। G20 में जारी दिल्ली घोषणा पत्र बड़ी कूटनीतिक सफलता है। यूपीआई डिजिटल भारत की नई पहचान बन गया है। कई देशों ने यूपीआई को स्वीकार किया है। 10 साल में भारत में राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और शांतिपूर्ण माहौल बना है। ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में 2.15 लाख मामले लंबित हैं। कराड़,
देखिए, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में 24 जनवरी तक तकरीबन 2.15 लाख मामले लंबित हैं। 2,15,000 मामलों में से ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 की धारा 19 के तहत दायर मूल आवेदन, वहीं प्रतिभूतिकरण व वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण व सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 17 के तहत दायर प्रतिभूतिकरण आवेदन 53,114 हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड़ ने सोमवार को लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि आरडीबी अधिनियम के तहत मामले की शीघ्रता से निपटान जरूरी है और वो किया भी जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चंपई सरकार ने हासिल कर लिया है विश्वास मत। चंपई सरकार के पक्ष में पड़े हैं 47 वोट और हेमंत सोरेन स्वयं यहां पर वोट देने आए थे और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्षी विधायकों ने खड़े होकर की नारेबाजी और आरोप लगाया कि पक्षपात किया जा रहा है। फ्लोर टेस्ट में 47 वोट पड़े और इनके विरुद्ध में 29 विधायकों ने वोट डाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी की हिरासत में वोट डालने पहुंचे थे। आवश्यकता नहीं पड़ने पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने वोट नहीं दिया। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय अपनी घोषणा के अनुरूप तटस्थ रहे और उन्होंने किसी के पक्ष में मतदान नहीं किया, जबकि बीमारी के कारण झामुमो व भाजपा के एक विधायक तथा एक निर्दलीय विधायक सदन में अनुपस्थित रहे। 82 यानी 82 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में चंपई सरकार को बहुमत के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। चंपई पहले से ही दावा कर चुके थे कि उनके पास 47 विधायक मौजूद हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश का बजट, विकास का संकल्प, आस्था को नमन। देखिए, योगी सरकार ने विधानमंडल में पेश किया 2024-25 के लिए 7,36,437 करोड़ रुपए का बजट और इसमें योजनाओं को आवंटन किया गया है, जैसे जल जीवन मिशन को 22,000 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को 5,060 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन को 4,867 करोड़, अमृत 2.0 योजना को 4,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना व भूमि क्रय के लिए 1150 करोड़ रुपए किए गए हैं। इसी तरीके से और भी आवंटन इसमें किए गए हैं। जो बजट है वो युवाओं को संबल बनाने के लिए मातृशक्ति वंदना योजना एक लॉन्च की गई है। उसके बाद बुनियादी ढांचे के लिए 1.69 लाख करोड़ रुपए इसमें आवंटन किया गया है। तो एक तरीके से पूरा फोकस किया गया है, हर क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है और कोशिश करेंगे हम इसके लिए अलग से आपको एक वीडियो बना दें जो यूपी में एग्ज़ाम होंगे या यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होगा उसको लेकर। नेक्स्ट न्यूज़ है 7.5% की विकास दर से बढ़ेगा जम्मू कश्मीर। देखिए, अनुच्छेद 370 और अलगाववाद को कहीं पीछे छोड़ चुका जम्मू कश्मीर इस वित्त वर्ष में 7.5% की विकास दर से आगे बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में जब जम्मू कश्मीर के 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया तो प्रदेश को विकास के शिखर पर ले जाने का केंद्र व प्रदेश सरकार का रोड मैप भी साफ हो गया। 9 सूत्रीय बिंदुओं पर आधारित बजट में सुशासन, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाना, समग्र व सतत कृषि को बढ़ावा देना, निवेश के गंतव्य को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा देने के अलावा रोजगार सृजन, नए पर्यटन स्थलों को विकसित करना, तेजी से विकास व समावेशी वृद्धि, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण हैं उन्होंने वार्षिक जो बजट पेश किया उसमें अनुमान था 1,18,728 करोड़ रुपए का। वर्ष 2023-24 का जम्मू कश्मीर का वार्षिक बजट 1,18,500 करोड़ रुपए का था, यानी कि इस बार इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो ये एडिटोरियल पेज पर आते हैं और इसमें 2 आर्टिकल हैं, जिसमें पहला आर्टिकल है कि इसलिए भारत के रत्न है लाल कृष्ण आडवाणी। इसमें बताया गया है कि क्यों लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है। आडवाणी जी ने राजनीतिक शुचिता का नया मापदंड स्थापित करने के साथ ही छद्म सेक्युलरवाद और तुष्टीकरण की पोल खोल दी थी। यहाँ पर कुछ लाल कृष्ण आडवाणी की जीवनी के बारे में भी बताया गया है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको भारत रत्न मिलना इम्पोर्टेंट है। उस न्यूज़ को हमने डिस्कस कर लिया है।
जब इन्हें भारत रत्न मिला था। तो इस आर्टिकल को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की चुनौती है। अनेक प्रकार के सुधारों के बाद भी सरकारी स्कूलों की साख अभी भी स्थापित नहीं होती दिख रही है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है और यह आर्टिकल लिखा है लेखक, शिक्षक, सामाजिक सद्भाव और पंथक समरसता के क्षेत्र में कार्यरत जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा। ये बता रहे हैं कि पिछले दिनों एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन यानी कि असर की रिपोर्ट चर्चा में रही। यह रिपोर्ट प्रथम नामक एनजीओ द्वारा 2005 के बाद लगभग प्रति वर्ष देश के समक्ष आती रहती है। इसके अनुसार ऊंची कक्षाओं में पहुंच चुके अधिकांश बच्चे भी कक्षा 2 या 3 की गणित, भाषा या अन्य विषयों में अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं कर पाए हैं। स्पष्ट है कि कोई विद्यार्थी यदि कक्षा 7 में पहुंचकर कक्षा 3 का गुणा भाग नहीं सीख पाया है तो वो भले कैसे प्रतिवर्ष सफल हो पाएगा, लेकिन कभी भी आत्मविश्वास युक्त एक ऐसा युवा नहीं बन पाएगा जो अपेक्षित स्तर का कौशल ज्ञान प्राप्त कर सके। यानी कि ये बताया गया है कि आजकल जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है, आप 7th क्लास में अगर के बच्चों के पास चले जाइए तो वो गुणा भी नहीं कर पाते हैं, भाग भी नहीं कर पाते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर पाते हैं। तो ये स्तर बताता है कि जो सरकारी स्कूलों का स्तर है वो क्या है, उनको टेबल तो आती ही नहीं है। अगर आप 7th या 8th क्लास के बच्चों से 13, 14 या फिर 17 का टेबल पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। इस वर्ष की असर की रिपोर्ट बताती है कि 14 से 18 वर्ष के लगभग 90% बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग करना जानते हैं। 43% लड़कों के पास अपने स्मार्टफोन हैं, जबकि केवल 19% लड़कियां ही ऐसी भाग्यशाली हैं जिनके पास फ़ोन है। तो ये एक अत्यंत निराशाजनक आंकड़े हैं। अपने अनुभव के आधार पर मेरा निष्कर्ष है, ये जगमोहन सिंह राजपूत बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से ऊपर के आयु वर्ग के युवाओं में निराशा धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जैसे जैसे वे अपने आसपास हो रही नियुक्तियों की प्रक्रिया को देखते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि जो घोर प्रतिस्पर्धा है उनके समक्ष आने वाली है और उनके लिए आवश्यक संसाधन और स्रोत जुटा पाना असंभव होगा। ऐसी स्थिति में यह वर्ग बड़ी अपेक्षाएं नहीं करता है, उसे सबसे अधिक संभाव्य अध्यापक बनना प्रतीत होता है। इसमें आसपास के इलाके में पद स्थापना की संभावना अधिक होती है। नई शिक्षा नीति यह स्पष्ट करती है कि आगे के वर्षों में अध्यापकों की नियुक्तियां केवल नियमित आधार पर ही की जाएंगी। अस्थायी नियुक्तियों का चलन बंद किया जाएगा क्योंकि इसमें गुणवत्ता नकारात्मक ढंग से प्रभावित होती है। आज भारत उस दौर में पहुंच चुका है जहां माता पिता अपने लड़के लड़कियों को समान रूप से शिक्षित करना चाहते हैं। उन्हें अब अच्छी गुणवत्ता और कौशल प्रदान करने वाली शिक्षा स्कूलों में चाहिए, पर अनेक प्रकार के सुधारों के बाद भी 1960 के पश्चात लगातार गिर रही सरकारी स्कूलों की साख अभी भी सुधरती नहीं दिख रही है और ये एक कड़वा सत्य है। इसे स्वीकार करने पर ही इन स्कूलों की साख और स्वीकार्यता बढ़ाने के प्रयास ईमानदारी से प्रारंभ हो पाएंगे। भारत सरकार ने अभी प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना के अंतर्गत 14,500 स्कूल खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। पहले से भी देश में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जैसे स्कूल स्थापित किए गए हैं, लेकिन इनकी संख्या सीमित होने के कारण ये सभी की पहुंच से अभी भी दूर हैं। प्रधानमंत्री श्री स्कूल से अच्छे स्कूल का देश भर में फैलाव तो बढ़ेगा, इसका असर अन्य स्कूलों पर भी पड़ेगा। स्कूलों का समय से खुलना और प्रतिदिन वहां पर हर अध्यापक द्वारा अपना उत्तरदायित्व निष्ठापूर्वक निभाया जाना आज के भारत की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में लेट लतीफ़ी, टीचर साइन करके चले जाते हैं, ऐसी कई शिकायतें देखने को मिलता है। ऐसा तब संभव होगा जब देश के शिक्षक दैनिक जो कार्य है उसको अपनी जो प्रायोरिटी पर रखेंगे। भारत को इस दिशा में बहुत बड़े प्रयास करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस संबंध में चिंता व्यक्त की है और अपेक्षा की है कि आगे चलकर अध्यापक प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया में बड़े सुधार किए जाएंगे। इसे युद्ध स्तर पर करना होगा, क्योंकि एक अपूर्ण अध्यापक हजारों बच्चों के जीवन में नकारात्मक प्रवृत्तियां सम्मिलित करता है। अध्यापक का जो शिक्षित होना, यानी कि जो अध्यापक होते हैं, अभी आपने देखा होगा कि जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है, नियम लाए गए हैं कि जो
ट्यूशन टीचर होते हैं उनका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ग्रेजुएट नहीं होंगे तो उन्हें पढ़ाने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जब तक एक अच्छा अध्यापक स्कूल में नहीं पहुंचेगा वो अच्छी गुणवत्ता नहीं दे पाएगा। अब बिहार में देखिए, बिहार में क्या हुआ कि 1.5 लाख टीचरों की भर्ती तो कर ली गई, लेकिन कई ऐसे टीचर थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता, भारत में कितने राज्य हैं ये नहीं पता, कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा, मतलब बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं और वो टीचर बन गए हैं। तो ऐसे टीचर बच्चों के भविष्य को कैसे सुधार पाएंगे ये सोचना होगा। इसलिए एक ऐसा तंत्र बनना चाहिए कि वो अध्यापकों की गुणवत्ता भी बीच बीच में माप सके। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जो आर्मी होती है वो बीच बीच में युद्धाभ्यास करती रहती है, अपने आप नई चीज़ों को अपडेट करती रहती है, शामिल करती रहती है। तो उससे क्या होता है कि उनका मैनेजमेंट, उनकी पावर, ये सब सुचारू रूप से चलती रहती है, बनी रहती है। यानी उनके लिए कोई चीज़ एकदम से नई नहीं होती है। वैसे ही इस फील्ड में भी होना चाहिए। टीचरों की गुणवत्ता के लिए भी बीच बीच में उनका टेस्ट लिया जाना चाहिए, उनके सब्जेक्ट का उन्हीं से टेस्ट लिया जाना चाहिए कि वो उसमें कितने सफल हैं। अगर मान लीजिए किसी हिंदी टीचर को अलंकार नहीं आता है तो फिर वो बच्चों को कैसे अलंकार पढ़ाएगा, ये सबसे सोचने वाली बात होगी। तो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहला आर्टिकल है, न्यूज़ है कि 11 करोड़ से ज़्यादा पैन अभी तक आधार से नहीं जुड़े हैं। देखिए, अंतिम तिथि बीतने के बावजूद अभी तक बड़ी संख्या में पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सवाल के लिखित जवाब में बताया कि लोकसभा में उन्होंने बताया कि 29 जनवरी 2024 तक 11.48 करोड़ पैन ऐसे हैं जो अभी तक आधार से नहीं जुड़े हैं। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पैन को देरी से आधार से जोड़ने वालों से सरकार को अब तक 601 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में मिले हैं। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी। 1 जुलाई 2023 से पैन को आधार से जोड़ने वालों से जुर्माने के रूप में 1000 रुपये लिए जा रहे हैं। सरकार ने सभी प्रकार की वित्तीय सेवाओं को जारी रखने के लिए पैन को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बताया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की कोशिश करेगा भारत। पहले कोरोना महामारी और उसके बाद यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह से पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचाई है, उससे भारत ने वैश्विक ऊर्जा सेक्टर में वैश्विक नेतृत्व देने का मादा दिखाया है। यही वजह है कि पिछले वर्ष जिस इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत की गई थी, उस पर आज दुनिया भर की एनर्जी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां, एजेंसियां और सरकारी विभाग ध्यान दे रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे IEW का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 120 देशों के सरकारी व गैर सरकारी प्रतिनिधि हिस्सा लेने जा रहे हैं। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी का कहना है कि कई वजहों से दुनिया का एनर्जी क्षेत्र बड़े बदलावों से गुजरने वाला है। भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि इस बदलाव में वह एक अहम धुरी है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। रेपो दर को फिर से स्थिर रख सकता है आरबीआई। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक जो बैठक मंगलवार यानी आज से शुरू होने जा रही है। एसबीआई रिसर्च ने अनुमान जताया है कि आरबीआई इस बार भी रेपो दर को स्थिर रख सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 8 फरवरी को बैठक के फैसलों की जानकारी देंगे। इससे पहले दिसंबर 2023 में भी एमपीसी सदस्यों ने आम सहमति से रेपो दर को लगातार 5वीं बार 6.5% पर स्थिर रखा था। एसबीआई रिसर्च ने अपनी इकोरैप रिपोर्ट में कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई आगामी नीतिगत बैठक में भी ठहराव का रुख जारी रखेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में मजबूत गैर कृषि पेरोल और वेतन डाटा ने ब्याज दर में तुरंत कटौती की ब्याज की उम्मीदों को झटका दिया है। चलिए, और वैसे भी चुनावी साल है और कुछ ही यानी कि 2 महीने बाद चुनाव होंगे, तो रेपो रेट में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब आते हैं हम इंटरनेशनल पेज पर। सीरिया में अमेरिकी अड्डों पर ड्रोन हमला, 6 मरे। युद्ध वाली न्यूज़ को हम स्किप करेंगे। H1B वीज़ा धारकों के 1 लाख बच्चों को मिलेगा काम का अधिकार।
देखिए, अमेरिका में H1B वीजा धारकों के लिए राहत भरी खबर है कि व्हाइट हाउस समर्थित द्विदलीय समझौते के अनुसार लगभग 1 लाख H1 वीजा धारकों को काम करने का अधिकार प्राप्त किया जाएगा, जो H1B वीजा धारकों के पति पत्नी या बच्चे हैं। इसमें बड़ी संख्या में भारतीयों को लाभ मिलेगा। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नेतृत्व के बीच लंबी बातचीत के बाद रविवार को घोषित राष्ट्रीय सुरक्षा समझौता H1B वीजा धारकों के लगभग 2.5 लाख ऐसे बच्चों के लिए भी समाधान प्रदान करता है जो उम्र सीमा पार कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि राष्ट्रपति मुइज्जू ने चंद सदस्यों के बीच दिया संसद में पहला भाषण। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का अपने देश में विरोध बढ़ता जा रहा है। मुइज्जू को सोमवार को विपक्षी सदस्यों के बहिष्कार के बीच चंद सदस्यों के बीच संसद में अपना पहला भाषण देना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों के पहले दल को 10 मार्च से पहले वापस भेजा जाएगा। बाकी सैनिकों को भी 10 मई से पहले भारत भेज दिया जाएगा। संसद में सोमवार को संसद की कार्यवाही के दौरान मात्र 24 सांसद ही मौजूद थे। मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों को मिलाकर कुल 56 सांसदों ने अभिभाषण का बहिष्कार किया। चलिए, तो ये आज का, क्योंकि और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसे डिस्कस किया जाए, आज का यानी कि 6 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।